मेरी बचपन की महिला मित्र कहानी का अगला भाग। पिछली कहानी में आपने सुना था कि मेरी बचपन की महिला मित्र को संतान सुख नहीं मिल पा रहा था। उसका इलाज करवाने डॉक्टर के पास गए थे। फिर सरिता ने मुझसे संतान सुख मांगा। अब आगे। सरिता सोफे पर बैठकर रो रही थी। मैंने उसे उठाया और बेडरूम में ले जाकर बेड पर बिठाकर कहा कि एक बार फिर से सोच लो। बाद में पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा। एक बार के रिश्ते में जरूरी नहीं है कि गर्भ ठहर ही जाए। मेरी बात सुनकर उसने रोना बंद कर दिया। मैंने उसे पानी पीने को दिया और बोला कि मेरे लिए भी ये सब बहुत कठिन है। फिर कुछ याद आने पर उसकी रिपोर्ट उठाकर लाया और उसे ध्यान से पढ़ा। फिर उससे पूछा कि महीना कब होना है, तो वो बोली कि अभी तो 20 दिन है। माहवारी खत्म हुए 8 दिन ही बीते हैं। मैंने उसे बताया कि समय तो सही है, लेकिन उसके गर्भवती होने के बाद उसे मुझसे सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे, ताकि किसी को ये भनक भी ना हो कि वो मेरे बच्चे की मां है। ये उसके लिए भी सही रहेगा। वो ये सुनकर बोली कि ऐसा वो नहीं कर पाएगी। मेरी पत्नी को क्या जवाब देगी? वो सही कह रही थी। इससे तो शक और बढ़ सकता है। क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे चुप देखकर वो मेरे समीप आकर बोली कि क्या सोच रहे हो? मैंने कहा कि आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है ये सोच रहा हूं। वो बोली कि हो तो बिजनेसमैन ही ना, कुछ भी करोगे नफा नुकसान देखकर ही ना। मैंने उसे कंधों से पकड़कर कहा कि अपना नफा नुकसान नहीं सोच रहा, तुम्हारा नफा नुकसान सोच रहा हूं। वो बोली कि मैंने सब कुछ सोच रखा है, तभी इस डगर पर इतनी आगे बढ़ी हूं। मैं उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की चमक थी। मैंने उससे पूछा कि आज मेरे साथ ही ये क्यों करना चाहती है, या पहले कोई मिला नहीं? वो बोली कि तुम्हें देखकर ही ये ख्याल मन में आया कि तुम्हारे जैसा मेरा बच्चा होना चाहिए। तुम्हें कोई नहीं जानता। जब तुम्हारी पत्नी से दोस्ती बढ़ गई तो लगा कि इस पर आगे चला जा सकता है, नहीं तो जीवन खत्म करने का प्लान भी बना रखा था। मैं उसे देखता रहा। वो बोली कि मैं बहुत सताई हुई हूं। ये सब मेरा अंतिम दाव है, नहीं तो जीवन खत्म करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे अचरज हुआ कि एक औरत किस हद तक जा सकती है। मैंने उससे कहा कि अगर एक बार में कुछ नहीं हुआ तो क्या करेंगी? वो बोली कि दूसरी बार कर देखना पड़ेगा, तब तुम भी कुछ नहीं कहोगे। मेरी हिचक देखकर वो बोली कि मैं समझ सकती हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुमसे भीख मांग रही हूं। मेरी झोली में भीख डाल दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई और मैंने कहा कि तुम चुप रहो। वो चुप हो गई। पत्नी को गए हुए कुछ ही समय हाँ था। मुझे पता था कि उसे आने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए मैंने फोन नंबर पर डायल करके पूछा तो पता चला कि वो वहां पहुंच गई है। उसने कहा कि वो देर में आएगी। ये सुनकर मुझे चैन आया। मैंने उसे अपने पास बिठाकर उससे कहा कि वो इस रिश्ते की आदी नहीं है। आज के बाद उसकी चाल देखकर पत्नी को सब पता चल जाएगा। तो वो बोली कि मैं कह दूंगी कि बाथरूम में फिसल गई थी, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब कोई बहाना नहीं बचा था। मैं कोई सन्यासी नहीं था, लेकिन इतने खुले तौर पर कभी कुछ करा नहीं था। मैं उठकर अपने आप को साफ करने चला गया। बाथरूम से निकला तो देखा कि वो कपड़े बदल चुकी थी। बोली कि कपड़ों में अलग तरह की खुशबू आ रही थी, सो उन्हें बदल लिया। मैंने बेड को देखा तो वो सही लगा। मैंने पहले ही उस पर एक और चद्दर बिछा दी थी, ताकि नीचे की चद्दर खराब ना हो। फिर मुझे कुछ याद आया तो मैंने एक कागज पर सरिता को हस्ताक्षर करने को कहा। उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा कि कुछ नहीं है, कभी जरूरत पड़ी तो ये साबित करेगा कि आज जो कुछ हुआ है वो दोनों की मर्जी से हुआ है।
उसने पेन पकड़कर उस पर साइन कर दिए। फिर मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखा। मैंने कहा कि आगे के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, कल तुम क्या करो मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ अपने आप को बचा रहा हूं। वो चुप रही। मैंने उसे कहा कि वह मुझे बचपन से जानती है, लेकिन मैं अब उसके लिए तथा वह मेरे लिए अजनबी है। कल हो सकता है कि वो अपने परिवार को बचाने के लिए मुझ पर कोई आरोप लगाने लगे, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। शर्म तो आ रही है, लेकिन मैंने सीखा है कि जिस बात का शक हो उसे पहले चेक करो। वो कुछ नहीं बोली। फिर बोली कि मैं क्या कहूं। मैं तो खुद वक्त की मारी हूं, तुम्हारी हालत समझ सकती हूं। तुम भी तो अपने परिवार, मान सम्मान को दांव पर लगाकर मेरी सहायता कर रहे हो, तो तुम्हारी सहायता करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। क्या लगता है इस बार हो जाएगा? मैंने कहा कि समय तो सही है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इंतजार कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो कुछ और प्रयास करने पड़ेंगे। कहो तो अपना चेकअप करवा लूं। मेरी बात सुनकर बोली कि एक तुम हो कि मेरी सहायता करने के लिए चेकअप करवाने को तैयार हो, और एक मेरे पति है, चेकअप के नाम से बिदक जाते हैं। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि जब एक काम शुरू किया है तो उसे उसके अंजाम पर ले जाकर ही रहेंगे, चाहे कितनी परेशानियां आए। मेरी बात सुनकर वो बोली कि फिर तुमसे मिलना कैसे होगा? मैंने कहा कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, चिंता मत करो, तुम तो मस्त रहो। ये कहकर मैं कमरे से चलने लगा तो वो बोली कि मैं अपने कमरे में जा रही हूं। वो चली गई और मैं लेट गया। फिर कुछ ध्यान आते ही उछल कर खड़ा हो गया। बिस्तर पर चद्दर तो पहले ही बदल दी थी। कमरे में देखा कि कुछ पड़ा तो नहीं है, बेड को ध्यान से देखा। रूम फ्रेशन सारे कमरे में छिड़क दिया। जैसे ही लेटा तो नींद आ गई। किसी के झकझोरने से नींद खुली तो देखा कि पत्नी मुझ पर झुकी हुई थी। बोली कि सो रहे हो, और सरिता अकेली बोर हो रही होगी। मैंने कहा कि आंख लग गई थी। तुम कब आई? तो वो बोली कि अभी आई हूं। उसने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं थी, लेकिन हो आई तो सही रहा। मैं उठकर बेड पर बैठ गया। वो बोली कि थके हो तो चाय पीकर सो जाना। मैंने कहा कि अब तो उठ गया हूं, क्या नींद आएगी? वो बोली कि गलत कर दिया तुम्हें उठाकर। मैंने कहा कि कुछ गलत नहीं किया, वैसे भी शाम को कौन सोता है। पत्नी सरिता को बुलाने चली गई। मैंने उठकर अपने कपड़े देखे कि कहीं कोई दाग तो नहीं लग गया है, लेकिन कुछ था नहीं। तब तक वो तथा सरिता चाय लेकर आ गई और हम चाय पीने लग गए। पत्नी ने सरिता से पूछा कि ये तो सो गए थे, तुम पीछे बोर तो नहीं हुई? सरिता बोली कि मैं तो बोर होने की अभ्यस्त हूं, परेशान मत हो। फिर दोनों अपनी बातें करने लगी। मैं कमरे से निकल गया। सरिता के साथ बातें करने से मैं भी थक गया था। अगर रात को पत्नी ने कुछ मांग की तो परेशानी हो सकती थी, लेकिन बाद में लगा कि रात को भी बातें किया जा सकता है। रात को कुछ नहीं हुआ। पत्नी थकी हुई थी, सो वो बिस्तर पर पड़ते ही सो गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आई कि कल क्या होगा। सरिता को कब तक रोकना सही रहेगा? सुबह मैं तो ऑफिस के लिए निकल गया। दोपहर में पत्नी ने फोन किया कि क्या अब सरिता को वापस जाने दे। मैंने कहा कि डॉक्टर के अनुसार तो उसकी अब यहां पर कोई जरूरत नहीं है। जो चेकअप होने थे वो सब हो गए हैं, दवाई लिख दी है। कुछ दिनों तक खाकर देखें, उसके बाद देखेगी कि क्या करना है। सरिता उस दिन अपने शहर वापस चली गई। रात को जब ऑफिस से लौटा तब पत्नी ने बताया कि इन चेकअप का कोई लाभ नहीं है। पति तो डॉक्टर को दिखाने के नाम से ही चिढ़ता है। मैंने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि दवाई खाने के बाद जब वो रिश्ता बनाए तो कुछ हो जाए। पत्नी ने सर हिलाकर कहा कि आशा तो यही कर सकते हैं। बात यही खत्म हो गई। अब मुझे इंतजार था सरिता के फोन
या किसी संदेश का कि उसको कुछ लाभ हुआ कि नहीं। इसमें समय लगना था। कोई 1 महीने के बाद सरिता का फोन मेरे लिए आया तो मैंने ही उठाया। मेरी आवाज सुनकर वो बोली कि उस दिन का कोई फायदा नहीं हुआ है। बताओ अब मैं क्या करूं? मैंने कहा कि मैं डॉक्टर से बात करके बताता हूं कि आगे क्या करना है। तुम चिंता मत करो। तो वो फोन पर रो पड़ी और बोली कि मुझे दिलासा मत दो। मैंने उसे समझाया कि उसने जो कहा वह मैंने किया। उस दिन अगर कुछ नहीं हुआ है तो फिर से करके देखेंगे, लेकिन पहले पता करते हैं कि किस दिन करना सही रहेगा। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी बात सुनकर उसे थोड़ी शांति मिली और उसने रोना बंद कर दिया। दूसरे दिन मैं डॉक्टर से जाकर मिला और उसे सरिता की रिपोर्ट दिखाकर पूछा कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो उसने कहा कि उन्हें यहां पर बुला लो हफ्ते। मैं उनका अल्ट्रासाउंड करके देखता हूं कि कब उनके अंडे रिलीज होते हैं। उसके बाद रिश्ता बनाने से गर्भ धारण करने के चांस बढ़ जाते हैं। मैंने ये बात पत्नी को जाकर बताई और कहा कि सरिता को कहूं कि वह यहां पर आ जाए, कुछ और चेकअप करवा लेते हैं। ये बात सरिता को पत्नी ने बता दी। वो कुछ रोज बाद आ गई। डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराया तो पता चला कि अभी तो अंडे रिलीज नहीं हुए हैं, शायद अगले हफ्ते हो। सरिता से पत्नी ने कहा कि वो यहीं पर रुक जाए, बार बार आना जाना ना करे। सरिता उसकी बात मानकर रुक गई। अगले हफ्ते पता चला कि अंडे रिलीज हो गए हैं। अब समस्या ये थी कि सरिता के साथ रिश्ता कैसे बनाया जाए। उसके लिए मौका नहीं मिल रहा था। 1-2 दिन इसी उहापों में गुजर गए। पत्नी मुझसे बोली कि तुम अपनी सहेली को कार से छोड़ आओ और पता करके आयो कि असल बात क्या है। अगर उसके पति से मुलाकात हो तो शायद कुछ पता लगा सको। मैंने कहा कि इसे छोड़ कर आता हूं। दूसरे दिन में सरिता को छोड़ने सुबह कार से चल दिया। रास्ते में मैंने उससे पूछा कि क्या उसके पति इस समय घर पर होंगे, तो वो बोली कि नहीं, वह तो टूर पर गए होंगे। मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि मुझे देखकर वो कुछ और सोचे। सरिता बोली कि वो बाहर गए हुए हैं, तुम चिंता मत करो। उसके घर पहुंचकर हम घर में गए तो देखा कि वहां कोई नहीं था। ये देखकर मुझे चैन मिला कि अब मैं जो करना चाहता था वो कर सकता था। रास्ते की थकान मिटाकर हम दोनों बिस्तर पर गए और सो गए। फिर थोड़ी देर बाद खड़ी होकर बोली कि तुमने आज मुझ पर बड़ा उपकार किया है, मैं उसका बदला नहीं चुका सकती। मैंने कहा कि धन्यवाद करने में जल्दबाजी ना करें, अभी ये पता लगना बाकी है कि फल क्या आया है। ये कहकर मैं वापसी के लिए निकल गया। मेरा वहां ज्यादा देर रुकना सही नहीं था। रात को घर पहुंचा तो पत्नी बोली कि वहां क्या हुआ। मैंने उसे बताया कि उसके पति तो नहीं थे, सो उसे छोड़कर वापस आ गया हूं। वो कुछ नहीं बोली। मैं अपने काम में डूब गया। कुछ दिनों के बाद पत्नी ने बताया कि आज सरिता का फोन आया था। उसने बताया है कि वो गर्भवती हो गई है। मैंने कहा कि अच्छी खबर है, अब शायद उसके जीवन में खुशी आ पाए। मेरी बात सुनकर पत्नी बोली कि अब हमें भी दूसरे बच्चे के लिए सोचना चाहिए। इस पर मैंने कहा कि हाँ, अब तो दूसरा आ जाना चाहिए। तो वो बोली कि आएगा तब ना, जबकि हम चाहेंगे। मैंने कहा कि चलो अब से ट्राई करते हैं, देखते हैं कब सफलता मिलती है। वो बोली कि तुम्हें तो प्यार करने का समय ही नहीं मिलता। मैंने हंसकर कहा कि जब मैं प्यार करना चाहता हूं तब तुम तैयार नहीं होती, बताओ क्या करें। वो बोली कि कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। मैंने हां में सर हिलाया तो वो हंस पड़ी और बोली कि चलो मैं ही जिम्मेदारी लेती हूं, अब तो इसमें सफलता मिल ही जाएगी। थोड़ी देर बाद दोनों गहरी नींद में चले गए। कई महीनों के बाद पत्नी ने बताया कि उसका पीरियड नहीं आया है। इसका मतलब था कि वो गर्भवती थी। प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। हम दोनों बहुत खुश हुए कि जो हम कई महीनों से चाह रहे थे वो हो गया है।
पत्नी को गायनोकोलॉजिस्ट को भी दिखला दिया। उसे परेशानियां होनी शुरू हो गई। उसकी मदद करने को भी कोई नहीं था। घर पर भी वो अकेली ही रहती थी। सरिता को जब ये बात पता चली तो एक बार वो पत्नी से मिलने आई। उसकी गर्भावस्था अंतिम चरण में थी। मैंने उसे ऐसी अवस्था में आने से मना किया, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसको देखकर मुझे सुकून मिला। उसका चेहरे पर खुशी झलक रही थी। पत्नी को देखकर वो बोली कि कुछ दिन रुक जाती तो मैं तुम्हारी सहायता को आ जाती। पत्नी बोली कि बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, अब जाकर हुआ है। एक दिन रुककर वो चली गई। मेरी उससे ज्यादा बात नहीं हो पाई। 2 महीने बाद पत्नी ने बताया कि सरिता ने एक लड़के को जन्म दिया है। उसके पति भी बहुत खुश है। वो तो खुशी से पागल सी हो रही है। मैंने कहा कि बड़े इंतजार के बाद उनके घर में खुशी आई है, ऐसा तो होना ही है। पत्नी उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत देखकर मैंने मना कर दिया। वो मेरी बात मान गई। समय गुजरता रहा। पत्नी की डिलीवरी का समय भी आ गया। उसके पास भी कोई नहीं था। सरिता नहीं सकती थी। मैं भी नहीं चाहता था कि वो आए। पत्नी ने भी पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिनों के बाद पुत्र के नामकरण पर सरिता अपने बेटे को लेकर आई। उसके बेटे को देखकर मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल अपनी मां पर गया है। ये देखकर मेरे मन को चैन मिला। एकांत में सरिता मुझसे बोली कि तुमने मेरा जीवन बदल दिया है। मैं कैसे इस उपकार का बदला चुकाऊं? मैंने कहा कि अपने पुत्र को अच्छी तरह से पाले, यही मेरे लिए बहुत है। तो वो बोली कि ये भी कोई कहने की बात है। फिर हंसकर बोली कि तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल तुम पर गया है। मैंने कहा कि तुम्हारा तुम पर गया है, मेरा मेरे पर गया है। ये बहुत सही बात है। मैंने उससे हिचकिचाते हुए पूछा कि पति का क्या हाल है, तो वो बोली कि अब बदल गए हैं। बच्चे की ममता ने हम दोनों की दूरी तो कम नहीं की है, लेकिन अब वो टूर पर कम जाते हैं। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद दूसरे दिन ये वापस आ गए थे। मैंने उस दिन इनसे रिश्ता बनाने की कोशिश करी तो इन्होंने भी साथ दिया। मेरे अंदर का डर भी खत्म हो गया। शायद कभी वो सही हो जाए, लेकिन मैं तो अपना जीवन इसके सहारे काट लूंगी। मैंने उसका हाथ दबाकर कहा कि वो खुश है, मेरे लिए यही बहुत है। उसने मजाक में मुझसे कहा कि तुमने दूसरा बच्चा किया है, तो मैं भी दूसरे के लिए तैयार हूं। मैं हंस दिया और बोला कि कुछ साल इंतजार करें, इसको बड़ा होने दे, फिर इस बात को सोचना। वो मुस्कुराती रही। मैं उसकी इस मुस्कान का अर्थ नहीं समझ सका। कार्यक्रम के बाद वो वापस चली गई। पत्नी ने कहा, लगता है अब सरिता के जीवन में कुछ खुशी आई है। आगे का उसका जीवन शांति से कट सकेगा। मैंने हां में सर हिलाया। मैंने कहा कि तुमने उसकी इसमें बहुत सहायता की है। तो वो मुस्कराई और चली गई। पत्नी की मुस्कुराहट भी मुझे रहस्यमयी सी लगी। समय अपनी गति से गुजर रहा था। 2 साल बाद एक दिन हम पति पत्नी एक साथ एकांत में बैठे थे। मैंने कहा कि लगता है अब परिवार पूरा हो गया है। एक लड़का और लड़की तीसरे की जरूरत नहीं है। इस पर पत्नी बोली कि पूरा कहा हुआ है, अभी तो किसी को दूसरा बच्चा चाहिए, उसकी इच्छा पूरी करनी है। उसकी इस बात से मुझे बड़ा अचरज हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो बोली कि आज तुम्हें बता ही देती हूं। ये बात तुमसे कब तक छुपा सकती हूं? उसकी ये बात सुनकर मुझे हैरानी हुई। मुझे हैरान देखकर वो बोली कि हैरान मत हो। सरिता ने मुझसे प्रार्थना करी थी कि मैं उसकी गोद भर दूं। उसने कहा कि मैं उसे एक बच्चा पैदा करके दे दूं, जिसके सहारे वो अपना जीवन काट सके, नहीं तो वो अपना जीवन खत्म कर लेगी। उसकी बात में सच्चाई थी। मुझे पता था कि अगर मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगी तो वो मर जाएगी, और ये पाप मैं अपने सर नहीं लेना चाहती थी। मैंने उससे सोचने का समय मांगा।
बाद में मेरे मन में ये बात आई कि तुम्हारी वो बचपन की दोस्त है, लेकिन ये भी मुझे पता था कि तुम्हारा उसके प्रति कोई लगाव नहीं है। मैं अगर तुमसे कहती कि तुम उसके साथ रिश्ता बनाकर उसे बच्चा दे दो तो तुम तैयार नहीं होते। तुम पर मुझे ये विश्वास भी था कि उसके साथ रिश्ता बनाने के बावजूद तुम मेरे से दूर नहीं जाओगे। मेरे निर्णय लिया कि तुम सरिता को मां बनाओगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये हम दोनों की कारस्तानी है। तुम्हें लगेगा कि तुम एक परिस्थिति में फंसकर अपनी दोस्त के लिए कुछ कर रहे हो। यही सब बात मैंने सरिता को बताई और ऐसा अवसर पैदा किया कि तुम उसके साथ अकेले हो सको। फिर तो तुम्हें सब कुछ मालूम है। तुमने वही किया जो मैंने सोचा था। पहली बार में सफलता नहीं मिली तो दूसरी बार पक्का किया कि इस बार रिश्ता बने तो सफलता मिले। ऐसा ही हुआ। सरिता की गोद भर गई। उसने अपने पति से जबरदस्ती प्यार किया ताकि उसके पति के मन में कोई शंका ना रहे। सब कुछ सही हुआ। इसके बाद सरिता ने कहा कि मैं दूसरा बच्चा करूं ताकि वो भी कुछ समय बाद दूसरे के लिए प्रयास करे। मैं तो पहले से ही ऐसा चाहती थी। हमने भी यही किया। अब वो चाहती है कि उसका परिवार भी पूरा हो जाए। उसकी इच्छा का आदर करना पड़ेगा। मैं चुपचाप सुनता रहा और बोला कि तुम्हें एक बार भी डर नहीं लगा कि मैं कहीं हाथ से ना निकल जाऊं। वो बोली कि तुम पर तो अपने से भी ज्यादा विश्वास है। बताओ तुमने इतने सालों में कितनी बार उसे फोन किया हो या उससे मिलने का प्रयास किया हो? मैंने कहा कभी नहीं। वो बोली कि यही तो मैं भी कह रही हूं कि हम दोनों ने जो किया सही किया। किसी का जीवन हमारी वजह से सुधर गया तो अच्छा ही हुआ। मेरे को चुप देखकर वो बोली कि सरिता अगले हफ्ते आने वाली है, यहां किसी के यहां शादी में। उस समय मौका देखकर उसे यहां बुलाना पड़ेगा। मैंने कहा कि जैसा तुम सही समझो करो। वो बोली कि तुम्हारे बिना कुछ नहीं होगा। मैंने पूछा कि अगर उसके पति साथ में हुए तो? वो बोली कि नहीं, वो अकेली ही आएगी। अगर अब मौका नहीं मिला तो बाद में उसे बुलाना पड़ेगा। सरिता शादी में आई और शॉपिंग करने के बहाने हमारे यहां आ गई। पत्नी कहीं चली गई। मैंने कहा कि कुछ समय इंतजार तो करना पड़ेगा, तो वो बोली कि 3 साल किया तो है। मैंने उसे नहीं बताया कि मेरी पत्नी ने सब कुछ मुझे बता दिया है। वो बोली कि तुम सोचते होगे कि मेरी मांग बढ़ती जा रही है। मैंने कहा नहीं, जो चाहती है वो गलत नहीं है। वो मुस्कराई और बोली कि तुम्हारा मेरा तो बचपन का साथ है। अब वो साथ पक्का हो गया है। तुम मेरे बच्चों के पिता हो। भाग्य ने यही लिखा था मेरे भाग्य में। मैंने कहा कि अब चिंता किस बात की है, तो वो बोली कि इनकी तबीयत सही नहीं रहती। मैंने इनसे बाहर जाने से मना कर दिया है, लेकिन मानते ही नहीं है। मैंने पूछा कि लाइफ में कुछ सुधार हुआ, तो वो व्यज्ञ से बोली कि उस बार तो मैंने जबरदस्ती की थी। ये भी बताया तो था कि ये किसी काम के नहीं है। मैंने उसे गले लगाकर सांत्वना दी और कहा कि सब कुछ सही होगा। वो उठकर तैयार होने लगी और चली गई। कुछ देर बाद पत्नी भी वापस आ गई। मैंने उसे बताया कि सरिता ही जाकर बताएगी कि क्या हुआ है। पत्नी बोली कि चलो, दूसरे के लिए शुरुआत तो करी है, अब वो हो भी जाएगा। मैं उसकी बात पर चुप रहा। समाप्त।